सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं इस बात के सकारात्मक संकेत के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि 2021-22 का जब केंद्र का बजट निर्मला सीतारमण जी लोकसभा में रख रही थी तो हिंदुस्तान के 70 साल की कमाई से बने हुए सरकारी उपक्रमों को रेवड़ियों की तरह बेच रही थी और ये भी कह रही थी ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, सस्ते दाम में ले लो, जो निजीकरण को बढ़ावा देने की तरफ और हर सेक्टर में कृषि, बीमा, उद्योग, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, बुनियादी चीजों में उसमें रेल का अलग से हर क्षेत्र में जो निजीकरण और जनता के बजट की कटौती की जा रही थी, उस परिस्थिति में जीएसटी के बाद राज्यों का बजट कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं रहती। उस स्थिति में राजस्थान की सरकार ने और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया और उस बजट में निजीकरण की बजाय जनता की महत्वपूर्ण सवालों पर सरकारी उपक्रमों को बढ़ावा देते हुए शिक्षा में, चिकित्सा में, स्वास्थ्य में और पेयजल में जो घोषणाएं की गई हैं, मैं समझता हूं ईमानदारी से अगर इन घोषणाओं को लागू किया जाता है तो ये प्रदेश की जनता के लिए बेहतर बजट समझा जाएगा। सभापति महोदय, जब देश में बेरोजगार रोजगार की मांग कर रहे हो, करोड़ों लोगों को नौकरी की जरूरत हो, खेती के अलावा और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा हो जहां कोई उम्मीद दिखती हो, उस हिंदुस्तान में जब किसान का आंदोलन चलता हो और उस आंदोलन को कुचलने वाली सरकार, जिससे लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि ये सड़क पर कुचल रही है पर लोकसभा में, सदन में जनता की बात करेगी, और जिस बेलापरवाही से बजट में जो उन्होंने निजीकरण की तरफ इशारा किया, मैं समझता हूं हिंदुस्तान तेजी से निरंकुश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा। मैं उन तमाम नौजवानों से आह्वान करना चाहता हूं जो आज भी मोदी जी में और मोदी जी की सरकार में अगर अपना भविष्य देखते हैं तो एक बार फिर आजादी के 70 साल में बने हुए हिंदुस्तान को और आज 6 साल में बिगड़ रहे हिंदुस्तान की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो मैं समझता हूं कि वो राजस्थान के बजट को बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और राजस्थान के मंत्रीगण और राजस्थान की अफसरशाही इस बजट को गंभीरता से जनता के लिए लागू करें, ताकि उन लोगों को आय ना हो जो लोग तेजी से कह रहे हैं कि रेल अदानी की होगी, नालको, बालको, टालको, सिंदरी का कारखाना, इस्पात का कारखाना, लोहे का कारखाना, सारे उपक्रम बड़े पूंजीपति के होंगे। वहां हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन में आप 50% पैसा केंद्र दे रहा है, जो कि देना चाहिए था 90% पैसा, फिर भी 4000 करोड़ से ऊपर का जल जीवन मिशन का जो बजट लेकर के आए हैं, मैं समझता हूं मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी 139 करोड़ रुपए के प्रस्ताव जो मंजूर किए गए, मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जहां बात आ जाए केंद्र और राज्य के कंपैरिजन की, तो जब कोरोना आया और कोरोना में एक एमपी 5 करोड़ रुपए के विकास करा सकता, एक एमपी एक साल में 5 करोड़ रुपए अपने लोकसभा क्षेत्र में लगा सकता है। मोदी जी जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, मोदी जी और मोदी जी की पार्टी के लोग, मैं कहना चाहता हूं उनके लिए एक एमपी को 5 करोड़ रुपए देना भी दुबर हो गया। और ये सारे के सारे 2 साल के 7000 करोड़ रुपए के लिए मोदी जी ने हाथ खड़े कर दिए। उस दरमियान राजस्थान में 2 करोड़, 2.25 करोड़ रुपए एमएलए लैड से जारी रखना भी हमारे लिए सुखदायी प्रतीक था। आज स्थिति है, कोई एमपी कह रहे नरेंद्र तोमर, कह रहे अमित शाह और मोदी कि जाओ कृषि कानून बताओ। गांव में जाते लोग एमपी से पूछते हैं कि एमपी साहब हमारे गांव में ये विकास का काम कराओ, तो बोल देते हैं कि साहब 2 साल के लिए तो हमारे पास बजट नहीं है। ये 7000 करोड़ रुपए जनप्रतिनिधियों के लिए नहीं देना और राजस्थान में एमएलए लैड को जारी रखना, ये सकारात्मक संकेत है। मैं समझता हूं ये बात साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए
सार सार को गही ले थोथा दे उड़ाए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग आज भी इस बात के मुगलते में हैं कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। सवाल मोदी जी से नफरत का नहीं, सवाल मोदी जी से लड़ाई का नहीं है। सवाल ये है 70 साल में जिस गांधी जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के हम भाषण दे रहे हैं, जिस गांव की गरीब की बात की गई, उस गांव की गरीब की बात को सुलटाने का काम जो केंद्र की सरकार ये तीनों कानून ला करके कर रही है। ये कानून सिर्फ और सिर्फ इस बात का प्रतीक नहीं है सभापति महोदय कि ये अपनी जिद पूरा करना चाहते हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि निजीकरण के दौर को आखिरी दम पर बाजार में बची हुई कुछ चीजों को भी निजी हाथों में सौंप देने का आखिरी नाकाम कोशिश है। सभापति महोदय, हर मुल्क का बजट और हर प्रदेश का बजट ये साबित करता है कि आने वाले 1 साल तक सरकार और क्या करेगी। केंद्र की सरकार ने ये तीनों कानून कोरोना में ला करके साबित किया कि हम तेजी से देश को गिरवी रखना चाहते हैं, वो भी बड़े पूंजीपति के हाथ में। अभी भी वो कह रहे हैं कि इसमें काला क्या, तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सफेद क्या, काला तुम्हारी नीयत, काले तुम्हारे कानून, छीन लेंगे हमारी मंडी, तोड़ देंगे हमारी मंडी, तोड़ देंगे हमारी उपज को बेचने के सारे संयंत्र। काला है तुम्हारा कानून, चारों तरफ से काला कि हमारे खेत छीनने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर के आ रहे हो और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले ठेकेदार के पक्ष में आप ये कानून लेकर के आ रहे हो कि वो वहां अपना जो खेती किसी किसान की कॉन्ट्रैक्ट पर ले लेगा, उस खेती में वो ऋण भी लेगा और वहां स्थायी निर्माण भी करेगा। वो फूड प्रोसेसिंग के नाम पर या दूसरे नाम पर अपनी फैक्ट्री डाल लेगा। जो किसान अगर 5 साल के बाद उस जमीन को लेना भी चाहेगा तो उसके काम की चीज नहीं बचेगी। सभापति महोदय, मैं इसलिए तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं कि आज हमें उन नौजवानों को बताना, आज हम किसानों को बताना है जो हमें सुनने के लिए इस बात के लिए चिंतित थे कि आप राज्य और केंद्र में कंपैरिजन कैसे करेंगे। सभापति महोदय, ये सिर्फ राजस्थान के लिए कुछ साथी कह रहे हैं कि चुनावी घोषणाएं, हो सकता है हर मुख्यमंत्री चाहता है कि वो अपने विधायकों को, अपने प्रदेश की जनता को खुश करे, लेकिन ये जो बजट के अंदर अलग अलग तरीके से जो प्रावधान किए गए हैं, मैं समझता हूं केंद्र को खुली चुनौती है कि एक राज्य होकर के निजीकरण की तरफ नहीं बढ़ रहा, तुम तेजी से निजीकरण की तरफ क्यों बढ़ रहे हो। ये कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करना चाहें तो राजस्थान में और केंद्र में ये फर्क। सभापति महोदय, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस सारी बात के बीच में जब राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 50,000 एक साल में नौकरियों की घोषणा की, संकेत तो अच्छा, वो नौकरी बंद कर रहे हैं केंद्र वाले और आप नौकरी दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान में बेरोजगारों की फोर्स को देखते हुए 5 लाख नौकरी एक साल में देने की घोषणा करनी चाहिए थी। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय जब बजट में जवाब देंगे, पूरक बजट रखेंगे तो नौजवानों की इस मांग को पूरा करेंगे। जब निजीकरण के खिलाफ खड़े ही हो गए तो पंचायत राज में कंप्यूटर ऑपरेटर जो आज भी प्लेसमेंट एजेंसियों से पीड़ित हैं, उन युवाओं को भी निजीकरण से पीछा छुटा करके या तो संविदा कार्मिक या फिर उनके स्थायी रोजगार की सरकार बात करेगी। दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम अच्छे तो हैं पर थोड़े हैं, ना काफी हैं। मेरी मांग है सरकार उनके कल्याण के लिए और बेहतर सब कदम उठाए। जनता दल जल योजना के कार्मिकों को स्थायी करने की सरकार घोषणा करे। नरेगा में जो जेटीओ लगे हुए मध्य प्रदेश में 33,000 रुपए प्रति माह उनको दिया जाता है और राजस्थान में मात्र 13,000 रुपए उनको मध्य प्रदेश के बराबर पैसे देने का काम राजस्थान की सरकार करे। जिस तरीके से एलडीसी 587 पदों की भर्ती, हम 8-9 विधायक साथी गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने और हमारी बात को रखते हुए और नौजवानों की मांग को रखते हुए उन्होंने 587 नहीं 603 पदों को जोड़ते हुए उनकी नौकरियां देने का काम किया है। उसके साथ साथ जूनियर अकाउंटेंट 2013 और नर्सिंग भर्ती एएनएम जीएनएम 2013 को पूरी करने का जो कैडर गठित किया है, मैं समझता हूं जल्द ही उसकी नियुक्ति देने का काम राजस्थान की सरकार करेगी। प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती जो 1534 पदों की अभी भी पेंडिंग है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। बजट में जो ट्रिब्यूनल काउंसिल की मांग आज भी अधूरी रह गई, उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की सरकार पूरक बजट में घोषित करेगी। सभापति महोदय, आप तो उस इलाके से आते हैं, हमने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा। हम ये देखते हैं कि आज भी जो आदिवासियों के लिए अलग से बोर्ड बना करके आदिवासियों हित के लिए जो पैसा खर्च होना चाहिए, वो पैसा या तो डाक बंगलों में या सर्किट हाउसों में
या फिर उन घरों में जाके, उन गलियों में, उन मोहल्लों में जाके खर्च हो रहा जो आदिवासियों के खिलाफ। इसलिए आदिवासी ट्रिब्यूनल की घोषणा राजस्थान की सरकार करे। और जिसके लिए पैसा, कांकरी डूंगरी की जो बात आई, ये यही बगावत है। बगावत यही है, 90% लोग हैं उस क्षेत्र में आदिवासी, 10% लोग हैं दूसरे, 50% लोगों का आरक्षण, 10% लोग बरत रहे हैं और 50% लोग चुपचाप बैठे। इसलिए विद्रोह हुआ। मैं समझता हूं कि जो 587 लोग आज 800, 850 लोग आज भी तृतीय श्रेणी के अध्यापक वहां नॉन टीएसपी वाले बैठे हैं, उनको टीएसपी क्षेत्र से निकालो, नॉन टीएसपी में भेजो और टीएसपी क्षेत्र के छोरों को वहां नौकरी देने का काम राजस्थान की सरकार करे। ये बजट में भी घोषणा होनी चाहिए। जब राजस्थान में बात आ गई, जब बात यह आ गई कि दीनहीन की बात सुनने वाली सरकार है, तो फिर दीनहीन के लिए इन प्रावधानों को मजबूती से लागू करना पड़ेगा। आज भी मैं कहना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को, सामाजिक सरोकार की बात करते हुए मजबूती से, जो कर्णू की घटना हुई थी, उसके बाद जो हर महीने 2 महीने के बाद एक खबर आती है कि साहब दुल्ले को घोड़ी से नीचे पटक दिया, उसको घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया, उसको ये सामाजिक सरोकार की चीजें नहीं करनी दी। आज भी जो भेदभाव की बात है वो इसलिए कि बजट में हम ये चीज देखना चाहते थे कि आज भी जो जमीनें गरीब की, दलित की, पीड़ित की बड़े बड़े लोग दबाए बैठे, उस कानून को, रेवेन्यू एक्ट को मजबूती से लागू करने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं तो आपका ध्यान इस बात भी ले जाना चाहूंगा कि जो कृषि पर्यवेक्षक जो 30-30, 35-35 साल नौकरी करके सिर्फ कृषि पर्यवेक्षक पद से चले जाते हैं, उनकी पदोन्नति करने का काम भी राजस्थान की सरकार करेगी। सभापति महोदय, मैं ये ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि मेरे इलाके में CHC गोगामेड़ी जो बड़ा मेला लगता है, उसको सरकार ने क्रमोन्नत करने का काम किया, इसके लिए धन्यवाद। भादरा से राजगढ़ सड़क का पुनर्निर्माण करने के लिए 126 करोड़ रुपए दिए, उसके लिए धन्यवाद। ब्लॉक स्तर पर जो खेल स्टेडियम और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जो 5000 आबादी से फालतू के गांव में घोषित किए हैं, हम समझते हैं कि ये गरीब के लिए और उस दलित के लिए जिसका बच्चा आज भी अंग्रेजी माध्यम में के स्कूल में पढ़ने से वंचित था, उसके लिए अगर ये घोषणा धरातल पर, जैसे अंग्रेजी माध्यम स्कूल एक एक हमने खोल दिए ब्लॉकों में, मैं तो उसी समय भी मैंने गांव में एक स्कूल खोला था। ये हम धन्यवाद करना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय का कि जिस तरीके से उन्होंने कन्या महाविद्यालय के लिए, नर्सिंग कॉलेज के लिए, एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए और अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम उठाए हैं, इनको धरातल पर अगर लागू करते हैं तो राजस्थान के लिए बहुत लंबे समय तक मजबूती से शिक्षा के जगत में अलग जगाने का काम किया गया। 10 कुएं और 40 हैंडपंप की घोषणा भी सराहनीय है, लेकिन थोड़ी। 5 करोड़ रुपए जो सड़क के लिए दिए गए, सभापति महोदय, हम राजस्थान की सरकार में 10-10 करोड़ रुपए और मांग रहे हैं, क्योंकि एमएलए को 2-3 साल, तीसरी साल में जाकर के सड़क मिली। लोग बहुत कहते हैं कि सड़क दीजिए, सड़क दीजिए। जो 5 करोड़ रुपए दिए वो तो ठीक, पर 10-10 करोड़ रुपए और हमारे मुख्यमंत्री महोदय घोषित करें, ताकि जनता में जाकर के खड़े होकर कहें कि ये सड़क लो जी, थोड़े दिन में बननी शुरू हो जाएगी। सभापति महोदय, मैं तमाम साथियों को इस बात की तरफ लेके जाना चाहूंगा कि मैं उस इलाके से आता हूं जहां हमारे अमर सिंह ब्रांच और सिद्धमुख नहर है। अमर सिंह ब्रांच और सिद्धमुख नहर आज से 60 साल पहले और सिद्धमुख नहर आज से 30 साल पहले आ गई थी। सभापति महोदय, हमारे वहां 722 मैट और बैलदारों की जरूरत है, जो राजस्थान की सरकार सारा कुछ निजीकरण के खिलाफ चलते चलते अभी भी उस नहर पर निजीकरण किए बैठी। मैंने पिछली बार भी मांग मेरी दोहराई थी कि हमारी नहरें JNN से नहीं चलेंगी, एक्शन रुखाड़ी के लिए जाए, SHO रुखाड़ी के लिए नहर पर जाए, पानी चोरी के लिए बड़े बड़े अफसर जाएं, जिन अफसरों का तकनीकी काम है वो रुखाड़ी के लिए जाएं, ऐसे नहरें नहीं चलेंगी। 722 कर्मचारी जिस दिन सिद्धमुख नहर पर लगेंगे उस समय टैल पर पानी जाएगा। आज मेरा B ग्रुप चल रहा, लेकिन ग्रुप इसलिए पिट गया कि नहर में पानी चोरी हो गया। हरियाणा ने हमारा हिस्सा पूरा नहीं दिया, पंजाब ने हमारा हिस्सा पूरा नहीं दिया। मैं BML नहर पर गया था सभापति महोदय पिछली बार अक्टूबर में, जब नहर टूट गई थी, दरक गई थी। वहां जाते मुझे एक ही बात की वहां के अफसरों ने कि हम राजस्थान की सरकार में पैसे मांगते हैं, आप पैसे दीजिए। सभापति महोदय, ये निजीकरण का 10 देखिए, ये हालत सिर्फ हमारी नहीं है। BML मान भाखड़ा मान लीक चैनल पर भी ये स्थिति, पंजाब में कोई कर्मचारी नहीं, झाड़ झकाड़ खड़े हुए नहर पर। हरियाणा में भी ये स्थिति। ये निजीकरण इस देश की जनता को, इस देश की बनाई हुई सारी की सारी तामीरों को ढा देगा। इसलिए मैं राजस्थान की सरकार से मांग करता हूं कि BML से हमारा पूरा पानी लेने के लिए, डैम से पूरा पानी लेने के लिए और हर किसान को उसके हक का पानी मिले, इसके लिए तुरंत प्रभाव से निजीकरण को बंद करके और नहरों में सरकारी कर्मचारी लगाने का काम करेंगे। मात्र 722 कर्मचारियों से हमारी बहुत बड़ी 1.25 लाख एकड़, जिसमें हमारी राजगढ़ की विधायक कृष्णा जी और नौर के विधायक अमित जी, हमारे तीनों विधायकों का विधानसभा क्षेत्र में ये नहर है, इससे हमारी पूर्ति हो पाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अमर सिंह ब्रांच पर भी सरकार इस चीज को लागू करेगी। सभापति महोदय, मेरे इलाके के 14 बिरानी गांव ऐसे रह गए जिनमें बच्चों के रिश्ते भी नहीं हो पा रहे हैं, खेती नहीं हो पा रही है, किसान चारों तरफ से
सिंचित इलाका है, पर एक सिर्फ 14 बिरानी गांव भादरा के, 14 बिरानी गांव नौर के ऐसे रह गए जो राजस्थान सरकार से हम मांग करते हैं 36 हेक्टेयर जमीन जो फुहारा पद्धति से, सूक्ष्म फुहारा पद्धति से सिंचित हो जाए, मूसी से कुछ है, उसमें सिर्फ 200 क्यूसेक पानी चाहिएगा, 306 करोड़ रुपए चाहिएंगे, वो हमारी नहर की लंबाई 109 किलोमीटर होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि पूर्व बजट में राजस्थान की सरकार इस चीज की घोषणा करेगी और हमारे इलाके को खुशहाल करने का काम करेगी। सभापति महोदय, मेरे इलाके में अमर सिंह बरांच और सिद्धमुख नहर में करीब 9149 हेक्टेयर जमीन में खाड़े बनने की डीपीआर 2017 में बनाई हुई थी। 21,000 हेक्टेयर खाड़े का डीपीआर 121 करोड़ रुपए की सिद्धमुख नहर के लिए बनाई गई थी। ये पूरी डीपीआर खाड़ों की बनाई, पर मैं बार बार जब केंद्र पर आता हूं तो लोग कहते हैं कि केंद्र की ज्यादा आलोचना करता है। करूं तो करूं क्या करूं? 2015 में सीएडी बंद कर दी उन्होंने, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग बंद कर दिया, बात आगे पड़ गई हमारी नहरों पर, हमारे बच्चे हुए खाड़े नहीं बन पा रहे। सभापति महोदय, मैं राजस्थान की सरकार से आपके मार्फत मांग करना चाहता हूं कि हमारे खाड़ों के लिए बजट दे और ये जो महती योजना थी हमारी उसको पूरा करवाने का काम करे। सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने वो एक एफआरटी पता नहीं आप क्या ले आए, वो एफआरटी वाले बड़े ठगे ऊर्जा मंत्री महोदय, वो लोगों का फोन नहीं उठाते, वो फॉल्ट निकालने के लिए वो नहीं आते, वो एक महीने में 200 250 शिकायतें। आप उस एफआरटी को बंद करो और आपके लाइनमैन जयन उन्हीं से काम करवाओ। मेरी आपसे मांग है कि राजस्थान में अगर कोई आलोचना सरकार की कर रहा तो सिर्फ बिजली के दाम के लिए कर रहा। सभापति महोदय, बिजली के दाम बढ़े हुए, इसमें कोई दोहरा नहीं, और लोग एक ही बात कहें कि बिजली का दाम बढ़ा दिया। मैं मांग करता हूं सरकार से कि आपने जब इतना अच्छा बजट पेश किया तो बिजली के बढ़े हुए दाम को भी वापस लेने का काम करें। जरूर आप पूर्व बजट में घोषणा करेंगे, बढ़े हुए दाम हम वापस लेने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल डीजल में जो हमारे यहाँ सेस घटाने का काम सरकार ने किया 2%, उसके लिए तो धन्यवाद, पर अभी भी डिफरेंस, अभी भी अंतर 10 रुपए प्रति लीटर का है। सभापति महोदय, हम हरियाणा के पास में, हमारा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा से लगता हुआ, सभापति महोदय मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर हरियाणा का पेट्रोल पंप है, 10 रुपए का डिफरेंस प्रति लीटर का। इतना डिफरेंस लोग ये सवाल का चोटता है। हालांकि केंद्र की सरकार बेताशा वर्दी कर रही है और बात जीएसटी पर घूम करके आए तो हमारे 14,000 करोड़ रुपए बाकी, 1000 समस्याएं हैं, पर 10 रुपए का डिफरेंस सभापति महोदय सवाल खड़े करता है। इसलिए मैं राजस्थान की सरकार से मांग करना चाहता, इस डिफरेंस को थोड़ा करने का काम करेंगे। सभापति महोदय, शिक्षा में जो बजट में वृद्धि की गई ये तो सराहनीय है, पर अभी भी कुछ राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय जो माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की जरूरत। सभापति महोदय, मेरे एक तो पूरे गांव, पूरा का पूरा गांव शेड्यूल कास्ट का है, अभी तक उस स्कूल को उच्च प्राथमिक से माध्यमिक नहीं किया गया, धोड़पाड़िया गांव। मैं सदन में इसलिए गांव का नाम बोल रहा हूं कि पूरा का पूरा गांव, और उस गांव में 50 कर्मचारी हैं सभापति महोदय, और आगे बढ़ें और हमारी बच्चियां आगे पढ़ पाएं। इसलिए एक अजीतपुरा का स्कूल जिसमें 850 बच्चियां हैं 8वीं के स्कूल तक, वो स्कूल क्रमोन्नत करने का काम राजस्थान की सरकार करे। घोटड़ा, पट्टा, अमरपुरा, रामबास, ये स्कूल ऐसे हैं जो सरकार इनको क्रमोन्नत करे। भादरा में राज जोगीवाड़ा गांव में 125 बीघा जमीन जो सिंचित जमीन है, उसमें जो कृषि अनुसंधान केंद्र खोलने की हमारी मांग है। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार हमारी मांग को पूरा करे। मेरे से पहले वक्ता साथी बोल रहे थे कि नागौर के पशु मेले की बात आई। नागौर के पशु मेले से अगर राजस्थान की सरकार एसएलपी लगा करके और 3 साल से कम उम्र के बछड़ों का अगर छूट करवा देती तो मैं समझता हूं ये गाय के नाम पर जो तथाकथित लोग राजनीति करते हैं, इनकी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी, और मोदी जी की जो तेल बढ़ाने के षड्यंत्र हैं उनको पर भी हम काबू कर लेंगे। क्या लगता है आने वाले दिनों में इतना तेल बढ़ता रहा तो हम ट्रैक्टर से खेती कर पाएंगे? सभापति महोदय, बैल से खेती करनी पड़ेगी, और ये तो चाहती है, ये इसलिए इनको दक्षिणपंथी बोलते हैं केंद्र वालों, ये बैग गैर लगा रहे हैं, ये हमें वापस बैल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं राजस्थान की सरकार से इल्तिजा करना चाहूंगा कि एसएलपी दायर कर 3 साल से कम उम्र के बछड़े भी नागौर के पशु मेले में बिकने शुरू हो जाएं, आने शुरू हो जाए, तो गौ माता की भी कीमत हो जाएगी, उन बछड़ों की कीमत हो जाएगी, किसान खेती कर पाएगा। आजकल हमारे इलाके में तो पूरा का पूरा नहरी बेल्ट, उसमें तो साहब बछड़े बहुत हो गए, क्योंकि औरतें वो खेत से हरा पट्टा लेकर के आती और बछड़ों से बैलगाड़ी लेकर के जाती। तो मैं समझता हूं हमारी गाय की इससे कीमत बढ़ेगी। सभापति महोदय, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जो हिंदुस्तान का किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन ने एक बात तय कर दी कि जिनको वहम था कि हम जिस गद्दी पर नसीर हैं हम ही रहेंगे, उनका गुरूर टूटेगा,
उनका हौसला भी टूटेगा, उनकी तानाशाही भी टूटेगी। वो जिस तरीके से शिक्षों के अंदर कैद होकर के, वो जिस तरीके से किलों में कैद होकर के, वो जिस तरीके से राकेश टिकैत को और जिस तरीके से किसान आंदोलन में लगे हुए लोगों को मारना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, उनकी आवाज बंद करना चाहते हैं, जितने भी शब्दों में निंदा की जाए वो शब्द कम है। सभापति महोदय, मैं आज के इस बजट भाषण में ये बात कहना चाहूंगा, नवप्रीत जिसको इन्होंने झूठा षड्यंत्र रच करके लाल किले के पास गोली से मारा, उसको शहादत को नमन करते हुए उन 200 लोगों को शहादत को नमन करना चाहूंगा जो सर्दी में और ठिठुरन में वहां बॉर्डरों पर पड़े पड़े मर गए, लेकिन केंद्र की सरकार ने किसान की ना सुनने की तय कर ली। सभापति महोदय, आज तक हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का ऐसा कोई तानाशाह नहीं होगा जिसको प्रजा ने हरा नहीं दिया होगा। ये भी हारेंगे। इन लोगों की सुनने की ताकत नहीं थी, इनको हम बहुत कुछ सुनाते, पर ये सदन छोड़ के चले गए। ये इसलिए सदन छोड़ के चले गए, ये एक संकेत है। आज इन्होंने सदन छोड़ा है। सभापति महोदय, आने वाला समय इनसे गद्दी भी छुटवाएगा और इनसे इस बात की माफी भी मंगवाएगा कि जिन किसानों की आपने शहादत ली है, जिस किसानों को आपने परेशान किया, जिन पर आपने झूठे मुकदमे किए, जो इनके लाइट पानी के बिल आपने जो बढ़ाए, जो इन्होंने जो गड़बड़ की है कि जो सिंगू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान को जलील करने का काम किया। सभापति महोदय, हिंदुस्तान का इतिहास और हिंदुस्तान का भविष्य इनको कभी माफ नहीं करेगा। सभापति महोदय, इंदिरा जैसी प्रधानमंत्री रहे या जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री रहे, या खुद इनके अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि जहां निरंकुशता का भाव आ जाए, जहां दूसरे को देशद्रोही और गद्दार बता दिया जाए, तो हम समझते हैं सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ जाती है। सभापति महोदय, इनको यह अक्ल कौन दे कि इनके नेता जो 2 से राज तक ले गए, इनको सरकार तक ले गए, उनके कहे हुए वचनों से ये पीछे हट रहे हैं और उनसे वचनों से पीछे हटते हुए हिंदुस्तान की प्रजा पर ये बुलडोजर फेरना चाहते हैं, ये लोकतंत्र का कत्ल करना चाहते हैं। मैं सदन में बैठने वाले तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि अभी राजस्थान में भी किसान महापंचायतें होंगी, हिंदुस्तान में भी किसान महापंचायतें होंगी और आह्वान होगा संयुक्त मोर्चा का। उस आह्वान पर मेरे एक एक विधायक साथी अपने इलाकों से जनता को लेकर के जाएं और इस निरंकुश राज को पलटने का काम करें और इन तीनों काले कानूनों को वापस दिलवाने का काम करें। सभापति महोदय, मैं लास्ट में यह कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान की 58% जनता आज भी खेती करती है। उस 58% जनता में से 64% खेतीहर मजदूर है। ये उस खेतीहर मजदूर की खाद्य सुरक्षा को लील जाना चाहते हैं। आज भी 12 महीने से केंद्र का पोर्टल खाद्य सुरक्षा का बंद है। सभापति महोदय, इन कानून से न सिर्फ किसान परेशान होगा, उस पीडी सिस्टम से जो खाद्य सुरक्षा में गेहूं दी जा रही है, उस 64% गरीब को गेहूं नहीं मिलेगा, दान नहीं मिलेगा, उसके रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। सभापति महोदय, ये इन तीनों कानूनों से ये चाहते हैं कि सारी की सारी प्रजा रिफ्यूजी की तरह शहर में आकर के पड़ जाए और सस्ते मजदूर के रूप में हमें मिल जाए और अपने खेत में खुद किसान, जो आज जमीन का मालिक है, वो खुद किसान अपने खेत में मजदूर जाए। ये निजीकरण ही नहीं, ये इस व्यापारीकरण की होड़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए केंद्र के तीनों कानूनों की आलोचना करते हुए वापस करने की मांग करते हुए और राजस्थान की सरकार से इस उम्मीद के साथ कि जो बजट में आपने घोषणाएं की, आप उनको गंभीरता से लागू करेंगे और जनता के हित में फैसले पूरे करेंगे और इस बजट को लागू करेंगे और हमारे 14 बिराने गांवों को नहरी करेंगे, नहरों में पूरा पानी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। श्री राम निवास जी गावड़िया। धन्यवाद सभापति महोदय। बजट भाषण 21-22 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में राजस्थान का जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, जिन विषम परिस्थितियों में राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया, प्रदेश की लाखों करोड़ों लोगों की निगाहें थी। इस बार जो राजस्थान सरकार का बजट आएगा वो किस रूप में बजट पेश होगा, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रदेश की देवतुल्य जनता को जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया वो बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक था। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी कैबिनेट को धन्यवाद और उनका आभार प्रकट करता हूं। ये बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ प्रदेश के तमाम उन समाज और वर्गों को जोड़ते हुए आने वाले दिनों में
उन योजनाओं का स्वरूप है जो इस प्रदेश को विकास की ओर ले जाएगा। माननीय सभापति महोदय, ये बजट मेरी सोच में प्रदेश के आम आदमी, मजदूर, गरीब, शोषित, किसान, व्यापारी और नौजवानों की उम्मीदों का बजट है। और इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल भर से जो पूरे देश के सामने कोविड-19 के रूप में एक हमारे बीच में बड़ी समस्या थी और वैश्विक महामारी जो थी, उससे उबरने के बाद जो ये बजट राजस्थान की सरकार ने पेश किया, उसके तहत मैं आप सब लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को कहना चाहूँगा कि जिस दिन बजट पेश हुआ उसके बाद विपक्ष के साथियों ने ये अलग अलग बयान दिए कि ये आंकड़ों का मायाजाल है, ये झूठ का पुलिंदा है। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि चालाकियों से कुछ ही देर तक मोहित किया जा सकता है, लेकिन दिल जीतने के लिए सरल और सहज होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी सरकार ने उन करोड़ों प्रदेशवासियों का दिल जीता है इस बजट के माध्यम से कि कोरोना के बाद इस तरह का शानदार और ऐतिहासिक जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सब लोगों के सामने रखा, उसको देखते हुए ये निश्चित तौर पर हम सब लोग कह सकते हैं कि कोरोना में जब प्रत्येक व्यक्ति का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, प्रत्येक व्यक्ति के सामने बड़ी समस्या आ गई कि किस तरह से हम अपना जीवन यापन करेंगे और किन परिस्थितियों में हमारे परिवार का लालन पालन करेंगे। और जिस तरह से प्रवासी लोग हमारे यहाँ प्रदेश में आए, उसके बाद तमाम लोगों के सामने एक विकट समस्या थी कि ये लोग घर बैठकर किस तरह से अपने परिवार को चलाएंगे। तब मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि प्रदेश में नरेगा एक ऐसी योजना थी जिसके माध्यम से गांव में लोगों को एक रोजगार दिया गया और उसको संवेदनशीलता उस पर दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन से बढ़ाकर उसमें 200 दिन किए हैं, जो एक संवेदनशीलता दिखाते हैं कि किस तरह से प्रदेश के लोगों को अपने परिवार मानकर आज हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया, उसमें चिकित्सा के क्षेत्र में जब कोविड-19 आया, लोगों को चिकित्सा के बारे में और प्रदेश की सरकार ने कोई भूखा नहीं सोएगा और कोई किसी भी तरह से उसको किसी भी प्रकार के संसाधन और साधनों की कमी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की जो सरकार ने योजना चलाई। और उसके बाद चिकित्सीय क्षेत्र में हमारी सरकार के द्वारा और माननीय विधायकों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भामाशाहों को जिस तरह से प्रोत्साहित करके उन लोगों के माध्यम से इस जनता का, पूरे प्रदेश की जनता का पेट भरने का काम राजस्थान की सरकार ने किया, वो निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक था। जिसके बाद हमारे यहाँ बजट के माध्यम से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो लागू किया है, वो हम मेरे हिसाब से पूरे प्रदेश में पहली बार ऐसा एक स्वास्थ्य बीमा लागू किया गया है जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि हम सब लोग उन परिवारों से आते हैं जो किसान के घर में जिन्होंने जन्म लिया और उसके बाद आज हम सब लोग इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठकर इस प्रदेश की नीतियों के निर्माण में हमारी भागीदारी निभा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हम सब लोगों को एक नया भविष्य निर्माण हो, प्रदेश का नया नीति निर्माता किस तरह से हम तैयार कर सकें, उस दूरदृष्टि सोच के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अंग्रेजी माध्यम के 1000 से ज़्यादा स्कूलें खोलने का जो इस बजट में घोषणा हुई, वो वास्तव में मैं मानता हूं कि इस बजट की सबसे बेहतरीन घोषणा थी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके अलावा जिस तरह से मेरे पूर्ववर्ती कई विधायकों ने, माननीय सदस्यों ने इस बात को रखा कि आज पूरे देश में किस तरह के हालात हैं, केंद्र की सरकार जिस तरह से पूरे देश में आज का किसान और नौजवान आंदोलित है, लेकिन उनके द्वारा किस तरह से 200 किसानों को शहादत देने के बाद भी आज उनके कानों तक जूं नहीं रेंग रही। और इस परिस्थिति में आज अगर लाल किले के ऊपर जिन नापाक कोशिशों के बाद हमारे इस तिरंगे और आन बान शान को
वो झुकाने में नाकामयाब हुए और उसका ठीकरा किसानों के सिर फोड़ने का उन्होंने जो प्रयास किया और जघन्य कृत्य जो उन्होंने किया उसका उनको भुगतान करना पड़ेगा। और देश का किसान और नौजवान आज जिस तरह से सड़कों पर आया है, मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इस केंद्र की सरकार को आईना दिखाकर मानेंगे। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इतनी तमाम जो आज देश में परिस्थितियाँ चल रही है, उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसमें किसान को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना हो, चाहे किसान सेवा केंद्र के माध्यम से हो, चाहे किसानों को बिजली बिलों में राहत देने का मामला हो, इसके अलावा तमाम उन बिंदुओं पे इन्होंने चर्चा की और घोषणाएं की ताकि इस देश के, इस प्रदेश के किसान को संबल मिल सके। आज माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रदेश में सड़कों का कहीं अभाव था या कहीं किसी क्षेत्र में अगर कहीं माननीय सदस्यों को इस बात के लिए कई बार हम सब लोगों को सुनने को मिलता था कि 2 साल में सड़कें नहीं बनी, लेकिन इस बार के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी राजनीतिक विचारधारा के, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक विधानसभा में 5 करोड़ रुपए प्रत्येक माननीय सदस्यों के माध्यम से जो बजट की में घोषणा की है वो स्वागत योग्य फैसला है। इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वो 40 हैंडपंप हो, 10 ट्यूबवेल हो, आज प्रत्येक आमजन को छूने का इस बजट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से बजट के माध्यम से आज मेरे क्षेत्र में परबसर में ITI महाविद्यालय खोलने का जो घोषणा की, कृषि उपज मंडी खोलने की जो घोषणा की, इसके अलावा जो छोटे शहरों में सीवरेज जहाँ नहीं थे वहाँ FSTP जो प्लांट्स तैयार करने के लिए जो घोषणा की गई है, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके अलावा मेरे यहाँ कुछ मांगे काफ़ी दशकों से लंबित है, उनके बारे में भी मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूँगा कि बजट के रिप्लाई में आप हम सब लोगों को ये परबसर के क्षेत्रवासियों को देकर हम लोगों को अनुग्रहित करें। और काफ़ी लंबे समय से इस तरह की जो योजनाएं हमारे काफ़ी समय से